Hello viewers, welcome to another video. In this video, we will discuss Jonas Sindh Medical University MDCAT Past Paper MCQs of 2011 फिजिक्स पोर्शन। तो आज की वीडियो में हम फिजिक्स पोर्शन सॉल्व करेंगे। बजारते जो हमारी पिछली वीडियोस थी उनमें हमने डिफरेंट पोर्शन डिफरेंट ईयर्स के सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको किसी और पोर्शन के पास पेपर्स चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता दें, आप नेक्स्ट वीडियो उस पर आएगी, ठीक है जी। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो है फिजिक्स का पोर्शन। तो चलते हैं अपने टारगेट की जानिब। तो अच्छा, तो हमारे पास आपका फर्स्ट MCQ आ गया। एक सिस्टम एब्जॉर्ब कर रहा है 2000 joules of heat and delivers 1200 joules of work while losing 200 joules of heat by conduction to the atmosphere. The change in the internal energy of the system, कि internal energy में कितना चेंज आ रहा है, ठीक है। उसमें जूल्स हीट भी दी गई है, उसके बाद वर्क डन भी दिया गया, हीट बाय कंडक्शन भी दी गई है, लेकिन हमारा जो मोटो है वो है कि चेंज इन द इंटरनल एनर्जी बताएं। तो वहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा। लेकिन चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। सॉल्यूशन ये रहा आपके पास, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज हीट एब्जॉर्ब, कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, उसके बाद माइनस कर दे वर्क डन के साथ, कितना वर्क डन माइनस हो रहा है, और माइनस हीट लॉस्ट। 2000 था हमारे पास हीट एब्जॉर्ब्ड, माइनस वर्क डन था हमारे पास 1200, हीट लॉस थे हमारे पास 200। तो इन सबको जब आप सम अप करेंगे तो आपके पास 600 जूल आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। हमारा नेक्स्ट MCQ क्या है, द एफिशिएंसी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये डिफरेंट पॉइंट्स लेके बार बार आता है, मतलब कभी कभार सेंटीग्रेड चेंज होगा, लेकिन ये क्वेश्चन ना रिपीट होता है। द एफिशिएंसी ऑफ द कैरनोट इंजन वर्किंग बिटवीन 150 सेंटीग्रेड एंड 50 सेंटीग्रेड इज, कितनी होगी एफिशिएंसी। इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ना वो डी है 30.6। लेकिन अभी हम इसके सॉल्यूशन की जानिब चलेंगे। सॉल्यूशन आ गया हमारे पास, T1 था हमारे पास 150 सेंटीग्रेड, T2 था हमारे पास 50 सेंटीग्रेड। जब आप इनको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 के साथ ऐड करेंगे तो आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसके बाद कैरनोट इंजन का फार्मूला लगाएं, मल्टीप्लाई करें 100 के साथ, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, 30.6 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये था कैरनोट इंजन वाले का फार्मूला और उसका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, एंड इलेक्ट्रॉन इज सिचुएटेड मिडवे बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स 0.5 सेंटीमीटर अपार्ट। One of the plate maintained the potential of 600 volt, above the other the force of the electron is electron। तो हमारे पास क्वेश्चन आ गया, the principle of capacitor। जो प्रिंसिपल कैपेसिटर का is based on which of the following facts, वो किस बात पर बेस्ड करता है। जो प्रिंसिपल है ना कैपेसिटर का वो बेस करता है पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर इज ग्रेटली इंक्रीज्ड। पोटेंशियल कंडक्टर का ज़्यादा इंक्रीज करेगा विद एन इंक्रीज इन चार्ज। जब आप उसमें चार्ज को ज़्यादा करते जाएंगे वैसे वैसे आपका पोटेंशियल भी कंडक्टर का बढ़ता जाएगा। तो इसे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर ई जो है ना वो करेक्ट बनेगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQs के तरफ। क्या बोल रहा है नेक्स्ट MCQ, अ फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक फोर्स है तो एक्सपीरियंस कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, वो किस बात पर डिपेंड करेगा। मैग्नेटिक ऑफ चार्ज Q, बिल्कुल सही बात। स्पीड ऑफ द मूविंग चार्ज V, बिल्कुल सही बात है। फोर्स विच इज एक्सपीरियंस्ड ऑन अ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड अपॉन, ये दोनों बातों पर डिपेंड करता है। तीसरा ऑप्शन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन B, ये बात भी सही है, मतलब आपके D ऑल ऑफ द अबव, तीनों ऑप्शन सही हुए, ठीक है ना। सो क्या होता है, F = QV भी लिखते हैं ना, तो तीनों बातों पे तो डिपेंड हो गया ना हमारा फोर्स, इसलिए डी ऑप्शन करेक्ट। उसके बाद अ करंट ऑफ 4.4 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ वायर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन पास अ गिवन पॉइंट इन अ वायर इन 1 सेकेंड इफ द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन इज 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। पहले इसका करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरह से हमने इसका सॉल्व दिया है। तो करेक्ट ऑप्शन इसका जो है ना वो बनेगा 2.75 × 10⁻19 इलेक्ट्रॉन विच इज़ बी। अभी आ गया हमारे पास ये इसका सॉल्यूशन। इलेक्ट्रॉन बुक जो है ना क्वेश्चन में गिवन था, आई भी क्वेश्चन में गिवन था विच इज़ करंट,
उसके बाद ये करंट की इक्वेशन लगाएं और दूसरी Q की इक्वेशन लगाएं, Q इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई E। जब हम इन दोनों को सम अप करेंगे ना तो एक जर्नल सी इक्वेशन निकल आती है, I इज इक्वल टू N मल्टीप्लाई E डिवाइड बाई T। नंबर पूछ रहा था तो हमने इसलिए नंबर को हाईलाइट करके उसको बाहर निकाल दिया। उसके बाद सब वैल्यूज़ को पुट करते आए तो 2.75 × 10⁻19 हमारे पास आंसर आ गया। थोड़ा सा एक बार देख लें खुद, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस तरह से इसका सॉल्व दिया गया है। मेमोराइज कर लें इस इक्वेशन को, बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, एन इलेक्ट्रिक केटल ऑफ 1500 वाट्स रेटिंग बॉयल अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ वाटर इन 5 minutes, द हीट विच इज जनरेट फॉर बॉयलिंग दिस वाटर इज। कितनी हीट जनरेट होगी, इसका भी करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, फिर उसके बाद हम इसकी नेक्स्ट स्लाइड पर सॉल्यूशन की जानिब चलेंगे। इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना आपके पास, वो बनेगा 4A वाला 45 × 10⁻4 जूल। तो ये आ गया आपके पास सॉल्यूशन। पावर गिवन था क्वेश्चन में, टाइम गिवन था, टाइम 5 मिनट्स था, उसको सेकंड्स में कन्वर्ट करना था। इस बात का ध्यान रखें कि सेकंड्स में कन्वर्ट करना होता है। हीट एनर्जी इज इक्वल टू पावर मल्टीप्लाई टाइम, पावर गिवन था, टाइम हमने निकाल दिया, 500 मल्टीप्लाई बाई 300 इज इक्वल टू 45,000 और 4,50,000 आई थिंक ऐसा होगा, ठीक है, जूल। उसके बाद अगर किलो जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 450 हो जाएगा। अगर इसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 45 × 10⁻4 जूल हो जाएगा। डिफरेंट यूनिट्स के साथ आंसर पूछा जा सकता है, मैंने तीनों यूनिट्स आप। हमारे पास नेक्स्ट MCQ आ गया, अ कॉइल ऑफ 600 टर्न्स इज थ्रेड बाय अ फ्लक्स ऑफ 8 × 10⁵5 webers. If this flux is reduced to 3 × 10⁻⁻5 webers in 0.015 seconds, the average induced EMF is। कितनी होगी एवरेज इंड्यूस्ड EMF उसकी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा -2.0 वोल्ट्स। लेकिन हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे किस तरह से ये आंसर हमारे पास आता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो A बनेगा। अभी चलते हैं अपने सॉल्यूशन की जानिब हम, कि हमसे क्या सॉल्यूशन में पूछ रहा है। नंबर ऑफ टर्न्स हमको दिया गया है, इनिशियल फ्लक्स हमको दिया गया था, फाइनल फ्लक्स हमको दिया गया था, टाइम भी दिया गया था, लेकिन सेकंड्स के बाद उसको कन्वर्ट थोड़ा सा हमने मिनिमाइज करके 15 × 10⁻³ कर दिया ताकि हमें आसानी हो। उसके बाद ये इक्वेशन लगाएं, E इज इक्वल टू -n डिवाइड बाय फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स डिवाइड बाय टाइम। फ्लक्स को चेंज करने से क्या फार्मूला होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल माइनस इनिशियल दोनों क्वेश्चन में था, आपने माइनस कर दिया। उसके बाद इनको वैल्यूज़ को जो है ना आप इक्वेशन में पुट करें, टाइम भी पुट करें और जो हमारे पास चेंज इन फ्लक्स है वो भी पुट करें। उसके बाद जब आप स्टेप्स को फॉलो करते आएंगे तो करेक्ट ऑप्शन आपके पास आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। कौन सा प्रिंसिपल व्हीटस्टोन ब्रिज पर काम करता है? तो वो काम करता है, स्लाइड वायर ब्रिज भी काम करता है, मीटर ब्रिज भी काम करता है, पोस्ट ऑफिस बॉक्स भी काम करता है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है, ये तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव जो है करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है जी। सो डी इज़ करेक्ट ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट MCQ उसके जानिब कि नेक्स्ट MCQ में क्या बोल रहा है। द साइनोसोडियल वेव फॉर्म कैन बी वेरीड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर। A या 1 frequency of the carrier wave, 2 amplitude of the carrier wave, phase change। ये तीनों बातें एक दूसरे से वेरी कर सकती हैं साइनोसोडियल वेव की फॉर्म में। तीनों पैरामीटर सही हैं, ठीक है ना। तो 1, 2 एंड 3 विच इज़ ऑप्शन नंबर E, ये तीनों ये करेक्ट हुए। अ सेमीकंडक्टर फोटोडायोड इज ये क्या है? ये है रिवर्स बेस जंक्शन डायोड। ये पूरी इसकी कहानी समझना, रिवर्स बायस की भी फॉरवर्ड बायस की भी, ठीक है ना, तभी आपको ये समझ आएगा। इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है, तो ये इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, द स्पीड ऑफ लाइट। क्या पूछ रहा है? लाइट की स्पीड इज वेरी नियरली इक्वल टू। बिल्कुल सादा सा सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया है, पलक झपकने से आपको ये आंसर आ जाएगा। क्या आंसर बनेगा? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? सिंपल सा क्वेश्चन है ना, बहुत बार यूज होता है इक्वेशंस में। सो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका करेक्ट हुआ। नेक्स्ट MCQs आ गए हमारे पास। एप्लीकेशन ऑफ लेजर्स इज और ऑप्शन ए टू परफॉर्म द प्रिसीशन सर्वेइंग एंड लेंथ मेजरमेंट्स,
is a potential energy source for including nuclear fusions reaction or telephone communication along optical fibers. Option D, for precision cutting of metals and other materials. लेज़र्स के ये सारे काम आते हैं, न्यूक्लियर फिजन में भी काम आते हैं, ऑप्टिकल फाइबर्स में भी काम आते हैं, मेटल्स और मटेरियल्स की कटिंग में भी काम आते हैं, लेंथ मेजरमेंट में लेज़र्स काम आ सकते हैं। लेज़र्स की ना बहुत ज़्यादा जो है ना वो नीडेड है आज की दुनिया में, इसलिए एप्लीकेशन ऑफ जो लेज़र्स होती हैं वो सब बातों पे एप्लीकेबल है। उसके बाद रेडिएशन के इनकास, रेडिएशन कौन कौन सी चीज़ें काज कर सकता है? ल्यूकीमिया भी काज कर सकता है, रेडिएशन सिकनेस भी काम कर सकता है, वाकई स्किन कैंसर तो अभी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्किन कैंसर भी काज कर सकता है, जीन म्यूटेशन ऑब्वियसली काम कर सकता है। ठीक है, तो रेडिएशन सब चीज़ें ये इस्तेमाल करके आपके पास डिजीज़ में इंक्लूड हो सकता है। सो ई जो ऑप्शन होगा आपका वो भी करेक्ट होगा। ये थ्योरेटिकल बेस जो क्वेश्चन है ना वो ईजी है, लेकिन थोड़े से न्यूमेरिकल स्टफ थे इस ईयर के। ठीक है, अगर प्रैक्टिस होगी तो वो भी हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूक्लियस कंसिस्ट ऑफ 11 प्रोटॉन्स एंड 12 न्यूट्रॉन, द कन्वेंशनल सिंबल ऑफ दिस न्यूक्लियस इज। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, कौन सा ये ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट होगा, सोडियम 11 23। ठीक है ना, कन्वेंशनल सिंबल तो यही बनेगी ना न्यूक्लियस की सोडियम के हिसाब से, तो इस हिसाब से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो सी बनेगा। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, दैट द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज। कौन सा ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है? आसान सा तो है। डायमेंशन कौन सी है एक्सेलरेशन की? LT-2। अगर वेलोसिटी की पूछता है LT-1। ठीक है ना, यहाँ पे एक्सेलरेशन की पूछ रहा है तो हम कौन से निकालेंगे? बी लिखेंगे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा। डायमेंशन सीख लेना, एक बार क्वेश्चन आ सकता है। 27 क्वेश्चन नंबर आ गया हमारे पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इज और स्केलर क्वांटिटी इज एक्सेप्ट। कौन सी स्केलर क्वांटिटी नहीं है? मतलब जो वेक्टर क्वांटिटी है वो बताएं, तो टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी, डेंसिटी स्केलर क्वांटिटी है, वॉल्यूम स्केलर क्वांटिटी है, स्पीड स्केलर क्वांटिटी है, और लिहाजा फोर्स जो है ना वो वेक्टर क्वांटिटी है। सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। ये जो क्वेश्चन है ना ये वेक्टर से लिया गया है, 2023 सिलेबस में से इसको कट ऑफ कर दिया, इसलिए हमने इसका करेक्ट ऑप्शन देखा है सिर्फ, इसका हमने सॉल्व नहीं दिया क्योंकि टाइम वेस्ट होता बहुत। बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द 5 सेकंड्स ऑफ दिस मोशन, इट्स कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 मीटर, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार? थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन पूछ रहा है कार की 5th सेकंड में। ठीक है, डिस्टेंस भी दिया गया है, तो पहले इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बी आ गया, उसके बाद देखते हैं किस तरह से हमने उसको सॉल्व किया है। अच्छा, 5th सेकंड था, लेकिन हमने सेकंड 4 सेकंड में भी निकाला है, 5 सेकंड में भी निकाला है, तो 4 सेकंड में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 8 आ गया, और 5 सेकंड में जो हमारे पास डिस्टेंस है वो 12.5 आ गया। 36 मीटर गिवन था, उसके बाद 12.5 माइनस 8 कर दिया, 4.5 आ गया, एक्सेलरेशन को बाहर निकाल दिया, 36 डिवाइड बाय 4.5 इज इक्वल टू 8 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, थोड़ा सा एक बार देख लें, आपको समझ में बात आ जाएगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, सॉरी, स्टेट्स दैट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोल रहा है कि देखें, इफ़ देयर इज़ नो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई टू अ सिस्टम देन द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेंस कांस्टेंट। ये तो बात बिल्कुल सही है, मतलब अगर आप कोई सा भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाएंगे सिस्टम पर तो क्या होगा, उसका मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, बशर्ते मोमेंटम उसका क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और मोमेंटम कांस्टेंट होने से क्या डायरेक्ट रिलेशन बना कि उसने कोई भी फोर्स नहीं लगाया तब उसका मोमेंटम कांस्टेंट हुआ। ठीक है, तो हमारे पास जो हमारा ए ऑप्शन है ना वो करेक्ट होगा, सीधी सी बात है, दूसरे ऑप्शंस की तरफ चलने की ज़रूरत ही नहीं है, हमने एक ऑप्शन देख लिया, करेक्ट हुआ, बात खत्म, ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, projectile must be launched at which angle with the horizontal to attain the maximum range। सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन। मैक्सिमम रेंज कब होती है? मैक्सिमम रेंज होती है 45 डिग्री, तो 45 पर जो हमारे होती है ना वो मैक्सिमम रेंज होती है, तो इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा ना वो ऑप्शन नंबर बी बनेगा, 45 डिग्री। ठीक है जी, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ। क्या बोल रहा है, अ प्लेयर थ्रो अ बॉल एट द इनिशियल वेलोसिटी 36 मीटर पर सेकेंड।
The maximum distance the ball can reach, assume ball is caught at the same height at which it is released is. क्या पूछ रहा है? मैक्सिमम डिस्टेंस। याद रखना मैक्सिमम डिस्टेंस पूछ रहा है। करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, सी करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखें किस तरह से हमने इसका सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखें क्या पूछ रहा था? मैक्सिमम रेंज। अभी आप कहेंगे पूछ मैक्सिमम डिस्टेंस रहा था, आपने दे दिया है रेंज का फॉर्मूला। तो देखिए जब भी मैक्सिमम डिस्टेंस की बात आए ना, तो आप उस पर ऐसा समझें कि वो रेंज के बराबर ही होगी। मतलब किस तरह से उसने मैक्सिमम डिस्टेंस तय किया है तो वो रेंज के बराबर ही आ जाएगा। तो उस रेंज का फॉर्मूला लगाया, आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाई जी। वी था क्वेश्चन में गिवन 36 स्क्वायर और उसके बाद 9.8 था, इज इक्वल टू 132 हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है जी, थोड़ा सा समझिए क्वेश्चन को। तो हमारे पास ये जो था ना 132 वाला ऑप्शन ये करेक्ट था। नेक्स्ट एमसीक्यू, द टॉर्क विल बी ग्रेटर इफ। टॉर्क कब ग्रेटर होगा? टॉर्क तब ग्रेटर होगा जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म आर ग्रेटर, क्योंकि ये दोनों चीज़ों पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किस पर? फोर्स पर भी और मोमेंट आर्म पे भी ये टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे जैसे टॉर्क हम ग्रेट करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा फोर्स और मोमेंट आर्म भी बढ़ता चला जाएगा। तो भी ये करेक्ट ऑप्शन। एग्जाम्पल और एग्जाम्पल्स ऑफ स्पिन मोशन इज और क्या होंगे? द डेली रोटेशन ऑफ द अर्थ अबाउट एन ऑन एक्सिस, jumping off a paratrooper from an helicopter, flow of a viscous liquid, or rotation of the flywheel about its axis। तो कौन सी बात है जो स्पिन मोशन के अकॉर्डिंग सही है? स्पिन मोशन रोटेटरी मोशन को सही से पढ़ना, फिर आपको ये ऑप्शन सही से समझ आएंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि हल्का सा पढ़ लो, ऑप्शन और क्वेश्चन सब पढ़ना और स्पिन और रोटेटरी को सही से पढ़ना। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ना वो डी ई होगा। ए और डी इसका करेक्ट ऑप्शन है, तो ई इज करेक्ट वन। आर्टिफिशियल ग्रेविटी कैन बी सप्लाइड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग वेज? सो द नॉर्मल फोर्स ऑफ ग्रेविटी कैन बी जनरेटेड फॉर द एस्ट्रोनॉट। तो वो होती है रोटेटिंग द स्पेसक्राफ्ट। ये वैसे तो इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी ऑप्शंस के साथ याद रख लें। आर्टिफिशियल ग्रेविटी ऐसे इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ सकता है, अपनी वो मर्जी वाला है एग्जामिनर। इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास। A 70 kg man runs up a hill through a height of 3 meter in 2 seconds। मास भी दिया गया, हाइट भी दी गई, टाइम भी दिया गया। His average power output is। ग्रेविटी की वैल्यू दी इन्होंने 10 मीटर पर सेकंड हमको कंस्ट्रक्ट करना है। करेक्ट ऑप्शन इसका ए है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए मास 70 गिवन था, डिस्टेंस हाइट हमारे पास 3 मीटर गिवन थी, टाइम 2 सेकंड गिवन था, एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड थी। W इज इक्वल टू mgh कर दें, उसके बाद पावर में इक्वेशन पावर की इक्वेशन में W पुट कर दें, डिवाइड बाई T पुट कर दें, तो 1050 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, थोड़ा सा देख लें इस सॉल्यूशन को, उसके बाद हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट स्लाइड के जाने या नेक्स्ट एमसीक्यूज के जाने। ठीक है ना, आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। सादा सा क्वेश्चन थी लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ था क्वेश्चन को। The sum of the kinetic energy and potential energy is always constant provided। मतलब जो काइनेटिक एनर्जी का सम है और पोटेंशियल एनर्जी का सम है वो हमेशा कांस्टेंट हो सकता है अगर ये कंडीशन फॉलो हो। तो कौन सी कंडीशन? जब उसमें नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन्वॉल्व ड्यूरिंग द मोशन ऑफ बॉडी। ऑप्शन बी वाला, जब उसमें कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं होगा ना तो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट ही होगा। मतलब रगड़ ना हो, फोर्स की कुव्वत ना हो। तो बी इज करेक्ट ऑप्शन। Next MCQ. A block with a mass of 0.1 kg is attached to a spring and placed horizontally frictionable table. The spring is stretched 20 cm when a force of 5 Newton is applied. The spring constant is। spring constant क्या होगा? mass भी given है, spring stretch भी given है और force भी given है। अभी चलते हैं हम अपने सॉल्यूशन की तरफ। बी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखिए फोर्स हमारे पास था 5 न्यूटन, एक्स थी हमारे पास, डिस्टेंस था हमारे पास 20 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 0.20 मीटर। उसके बाद एफ इज इक्वल टू के एक्स, के को बाहर निकाल दें कांस्टेंट को, तो एफ डिवाइड बाई एक्स कर दें, 5 डिवाइड बाई 0.20 25 हमारे पास न्यूटन डिवाइड बाई मीटर आंसर आ जाएगा। क्लियर
क्लियर हो गई बातें, ठीक है। तो हमारे पास बी वाला ऑप्शन विच इज 25 करेक्ट था। नेक्स्ट MCQ, इफ द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेयरिंग वेव्स इज 0 और लेस देन द इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल वेव, देन दिस टाइप ऑफ इंटरफेरेंस इज कॉल्ड। इस टाइप की इंटरफेरेंस को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट MCQ आ गया हमारे पास, द स्मॉलर द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई द विजुअल एंगल विल बी। एसएच इंक्लूडेड नहीं है सिलेबस में, फिर भी एक बार ऑप्शन सही वाला हम देख लेंगे, याद कर लेंगे, मेमोराइज कर लेंगे। बी इज करेक्ट ऑप्शन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। और किसी और पास पेपर के MCQs चाहिए या किसी और टॉपिक के MCQs चाहिए तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।